वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर ऑन DU परीक्षा। यस, आप सभी लोग सही देख रहे हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं, बायो केमिस्ट्री लिखा है। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर बायो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स। यहाँ पर जितने भी हैं हमारे, जैसे कि आई थिंक बात मैंने एक बार बताया था कि वी आर ट्राइंग कि किसी तरीके से बायो केमिस्ट्री का भी कुछ ना कुछ किया जाए। सो इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स एंड फीचर्स ऑफ कैटालिसिस, जो आपका यूनिट 1 है, उसके यहाँ पर कुछ PYQs लिए गए हैं। मतलब जितने हो सकते थे, जितने कोशिश थी हमारी, उतना लिया है। सो मोस्टली जो आपके क्वेश्चन है वो यूनिट 2 से आते हैं। आपको कुछ इसमें डिफरेंसेस मिलेंगे, वो आपको ये लर्न करने। देन आपके कुछ न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट हैं वो इसमें। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी रीसेंट पेपर जो आपके पास, वो प्लीज टेलीग्राम पर जो एडमिन है उनको जरूर भेजिएगा। कोशिश करेंगे कि उनको भी किसी तरीके से और पेपर बनाए। जितना ज्यादा आप कंटेंट भेज सकते हैं, टाइम कम है, सो जल्द से जल्द आप लोग अपना कंटेंट जितना भेज सकते हैं भेजिए। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जल्द से जल्द वीडियोस पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिले। फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो मुझे जानते ही हैं कि मतलब एक हम वी आर जस्ट लाइक एकदम न्यू बी समझ लिया। अब एकदम नए नए हैं, कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आराम से हो सकते हैं। आपसे कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं। तो ऐसे ही वन ऑफ माय फ्रेंड इज मेकिंग दीज वीडियोस। तो आपको अब आगे आवाज चेंज हो जाए तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड इज मेकिंग द वीडियोस। तो उन्होंने ये वीडियोस बनाई है काफी ज्यादा। मतलब ऑब्वियसली सबका फर्स्ट टाइम था ये DU परीक्षा का, मेरा सेमेस्टर 1 में। तो अब मैं थोड़ा सा मतलब यूज टू हो गया उन चीजों से, बट उनके लिए ये एकदम फर्स्ट टाइम है एकदम। तो काफी ज्यादा, बल्कि आपको लगेगा कि हाँ काफी ज्यादा जो है वो फर्स्ट एकदम, जो भी आप बोलते हैं यार, वर्ड भूल जाता हूँ थोड़ी, इंग्लिश के नाइफ बोलते हैं ना, जो एकदम नया इंसान होता है, नाइफ है। तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज कोऑपरेट करिएगा। कोई भी आपको लगे फीडबैक तो जरूर दीजिएगा। कोई इंप्रूवमेंट या पॉइंट्स जरूर बताइएगा। मिस्टेक्स बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक्स देखने में मिल सकती हैं बोलने में, बट उसको कोशिश करेगी हम करेक्ट करेंगे। अगर आप कोई भी मिस्टेक पॉइंट आउट करें, जरूर बताइए अपने कमेंट सेक्शन में, उसको पॉइंट आउट करिए। करेक्शन जरूर करेंगे। तो करेक्शन यहाँ पर आपको हो सकता है मिले काफी चीजों में। एंड ऑब्वियसली जैसा कि आपको बताया है मैंने, वी आर जस्ट समझ लीजिए आपके से कुछ साल सीनियर ही हैं, कुछ साल भी नहीं, बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। वी आर ऑल्सो डूइंग ऑनर्स। तो जैसे कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ, तो जो ये बायोकेमिस्ट्री की वीडियो बना रही हैं वो बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स ही कर रही हैं। तो वही वीडियो बना रहे हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स ही यहाँ पर आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, मिस्टेक्स हो सकती हैं तो प्लीज उसको थोड़ा कोऑपरेट करिए। बाकी बताइए कि क्या क्या चीजें आगे करी जा सकती हैं, क्या क्या चीजों में आपको डिफिकल्टी आती है एग्जैक्टली, उन चीजों पर आगे फोकस करें। तो स्टार्ट जो भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे, आप देखिएगा कि आपको जो है डिफरेंस वाले सारे पेपर्स में आते हैं। तो आपके जो मैक्सिमम रिपीट होते हैं, वो डिफरेंसेस जो है वो काफी ज्यादा रिपीट होते हैं आपके ऑलमोस्ट पुराने पेपर्स में। और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस इज, वो काफी ज्यादा रिपीट होते हैं। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन इन वीडियोस में लिए गए। लिमिटेड क्वेश्चन थोड़े से मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ढूंढने में डिफिकल्टी, कि अगर आपके पास अलग डिफरेंट क्वेश्चन है तो आप जरूर बताइए। अगर सिलेबस से रिलेटेड है तो जरूर एडमिन को टेलीग्राम पर भेजिए। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको PYQs मिलेंगे जो आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है। सो अगर आपको थोड़ा सा और जानना है तो आप लोग मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स में कोई हो तो उनसे आप जरूर बात करके पूछिए। बिल्कुल सभी लोग जानते हैं मुझे कि क्या DU परीक्षा पर मैंने किया है सेमेस्टर 1 में और क्या आपने करा हूं। तो आप चैनल एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, कमेंट्स आप रीड खुद भी कर सकते हैं अगर आपको किसी कोई दोस्त नहीं। बाकी ऑब्वियसली किसी से फीडबैक लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो बायोकेमिस्ट्री भी कुछ इसी तरीके की कोशिश स्टार्ट किया है, आप लोग साथ दीजिए। नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट जो आप बोलेंगे उस हिसाब से चीजों को करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी, मतलब सभी की कोशिश है। यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड है उनकी भी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि सभी का एकदम ये स्टार्ट है नया एकदम। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी स्टार्टिंग में, और प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, फीडबैक देते रहिए और बताइए क्या इंप्रूवमेंट है, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहली वीडियो थी तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान देना था, तो अब आपको जो आवाज चेंज होती हुई नजर आए तो बिल्कुल भी आप लोग आश्चर्यचकित नहीं होइएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ट्रू और फॉल्स विद जस्टिफिकेशन। ये जो क्वेश्चन है ये यूजुअली DU के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है, जो का हमारा कंपलसरी होता है। या तो इसमें आपको पूछ लेते हैं कि कमेंट करो स्टेटमेंट पे, ये बता दो ये सही है ये गलत है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। इसमें आपको बताना है कि ये सही है गलत है। तो हमें तो पता है कि ये गलत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो उसमें स्टेटमेंट है कि वेदर ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन और आर प्रोटीन। तो ये है स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स ही होते हैं। पर एंजाइम्स में एक एक्सेप्शन होती है जो है राइबोसोम। तो हमारा किसका बना है? RNA मॉलिक्यूल। ये RNA मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिविटी शो करते हैं, यानी एज अ कैटलिस्ट काम आता है कहीं कहीं ये राइबोजाइम्स। जैसे हमारा mRNA के mRNA में इंट्रॉन स्प्लाइसिंग होती है, इंट्रॉन रिमूव होता है उसमें। फिर एक आता है हमारा RR, इसके अंदर पेप्टिडाइल
ट्रांसफेरेज का शो करती है एक्टिविटी जो ज्वाइन करता है दो अमीनो एसिड को। फिर एक आता है हमारा आरएनएज पी जो हमारा टीआरएनए को क्लीव करता है। अगर आप इतना भी लिख देंगे 2 मार्क्स में तो आपको मिल जाएंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर कोवैलेंटली लिंक्ड टू एंजाइम, ये है ट्रू स्टेटमेंट। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होता है वो हमारा एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो एंजाइम से कोवैलेंटली लिंक्ड होता है। लिंक्ड जैसे स्ट्रॉन्गली फिक्स्ड होता है, यू कैन से स्ट्रॉन्गली फिक्स्ड। ये हेल्प करते हैं एंजाइम को कि वो प्रॉपरली अपना काम करें। फॉर एग्जांपल इसके अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे हीम ग्रुप होता है हमारा, हीम ग्रुप इन हीमोग्लोबिन, हीम ग्रुप होता है हमारा हीमोग्लोबिन। स्टेटमेंट है ट्रांजिशन स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्टेबिलिटी, तो ये आंसर है फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स टू द थर्ड क्वेश्चन कि जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब ओनली फॉर पिकोसेकेंड्स। क्यों? क्योंकि ये हाई एनर्जी स्टेट है, तो इसका मतलब क्या है, ये अनस्टेबल है। ये वो स्टेट होती है जहाँ हमारे ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो ब्रेक हो रहे होते हैं, प्लस जो न्यू बॉन्ड्स हैं वो स्टार्ट हो रहे होते हैं टू फॉर्म। जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, ये है हमारा डेल्टा जी, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऑन एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। अगर हम यहाँ बनाएं, ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट। अगर यहाँ हमारा ए और बी का साथ बॉन्ड था और हम इसके साथ सी को ऐड करना है और यहाँ हम चाह रहे हैं ए अलग हो जाए और बी और सी का बॉन्ड बने, मतलब ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे और जो न्यू बॉन्ड है वो स्टार्ट टू फॉर्म। तो ये हाई एनर्जी स्टेट है, तो यानी अनस्टेबल और शॉर्ट। For statement for enzymes alter equilibrium constant to increase catalytic rates. ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अब ये क्यों फॉल्स है ये हम अब आगे देखें। स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि हमारा जो एंजाइम है वो उसका कोई रोल नहीं होता कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऑल्टर करे। वो इसके मतलब इंस्टेड ऑफ दैट वो लो करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। जैसे अगर हम इधर ही देख लेते हैं ग्राफ में, ये हमारा ग्राफ है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हमारा एक्स एक्सिस पे, फ्री एनर्जी वाई एक्सिस। अगर हमारे यहाँ रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे यहाँ रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स। इनको बनाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी यूज होती है, जो रिएक्टेंट्स के पास होनी चाहिए टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, वो लाइक दिस आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ अगर 30 किलो जूल पर मोल है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, अगर हमने उस रिएक्शन में एंजाइम की हेल्प ली तो वो एंजाइम के साथ 10 किलो जूल पर मोल या 5 किलो जूल पर मोल हो जाएगी, यानी इतनी कम हो जाएगी जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है कि वो उस बाई फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं जो है एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय रिलीजिंग बाइंडिंग एनर्जी। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसकी जस्टिफिकेशन देखते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है क्योंकि जो हमारा एंजाइम है, एंजाइम जो होते हैं वो लो करते हैं लो एक्टिवेशन एनर्जी। हाउ दे डू दैट? दे डू बाय रिलीजिंग बाइंडिंग एनर्जी। बट ये बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? जब हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम से तो वो वीक इंटरेक्शंस के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? वीक इंटरेक्शंस।
ये जो हमारी मल्टीपल इंटरेक्शंस, मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड्स, ये मल्टीपल सॉरी ये मल्टीपल जो बॉन्ड्स होते हैं ये रिलीज करते हैं एनर्जी. दिस एनर्जी इज यूज्ड अप बाय, और यही एनर्जी यूज्ड अप बाय एंजाइम टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. को कंट्रीब्यूशन बतानी है फॉलोइंग साइंटिस्ट की, और ये यूजली 1 मार्कर और यू कैन से 1 वर्ड ही आते हैं. तो इसमें पहले साइंटिस्ट हैं डेविड फिलिप्स, जिन्होंने लाइसोजाइम का स्ट्रक्चर सॉल्व करा था और ये बताया था कैसे बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था उसका. फिर आते हैं जेम्स समनर, जिन्होंने यूरेस का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज करा था और ये पोस्टुलेट करा था एंजाइम्स आर प्रोटीन. देन एमिल फिशर, जिन्होंने लॉक एंड की मॉडल बताया. अभी लॉक एंड की मॉडल एक तरीके से मैकेनिज्म था एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन का, जिसमें उन्होंने बताया कि जो सबस्ट्रेट है हमारा, सबस्ट्रेट जो है ये हमारा एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है और ये हमारा सबस्ट्रेट है. ये परफेक्टली फिट करता है एक्टिव साइट में. क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर और एंजाइम का स्ट्रक्चर दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे से. इसी वजह से इसमें कोई कंफर्मेशन चेंज नहीं आती और ये हाईली स्पेसिफिक होता है कि जो सबस्ट्रेट, और यू कैन इवन इसलिए लॉक एंड की कहा है क्योंकि आप समझ लो जैसे हमारे जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है इसे आप लॉक समझ लो और सबस्ट्रेट को की. जैसे लॉक एक लॉक की एक ही की होती है क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे का सेम होता है, जिसकी वजह से की उसमें एंटर करती है. फिर आते हैं जेम्स हॉल्डन, जिन्होंने एक ट्रीटिस दी थी नेम्ड एंजाइम. अगेन जेम्स समनर, यूरियस. देन कम्स फ्रेडरिक डब्ल्यू क्रूने. उन्होंने एक तरीके से नेम दिया था, टर्म दी थी एंजाइम्स टू डिस्क्राइब बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स डिस्कवर्ड बाय बकनर, जिसमें उन्होंने ईस्ट एक्सट्रैक्ट में फर्मेंटेशन वाला बताया था कि फर्मेंटेशन कुड अकर इन ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स विदाउट लिविंग सेल. उसके एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने टर्म दी थी एंजाइम्स टू दोस्त. क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें डिफरेंशिएट करना है लॉक एंड की हाइपोथेसिस में एंड इंडिस्क्रिट हाइपोथेसिस. ये एक तरीके से मॉडल है ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग. अगर हम देखें लॉक एंड की मॉडल को, तो ये जो लॉक एंड की मॉडल है ये दिया गया था, ये इट वाज गिवन बाय एमिल फिशर इन 1894. और ये जो हमारा इंडियोस्पेट मॉडल है ये दिया गया था बाय डेनियल कॉस्टलैंड इन 1958 आफ्टर लॉक एंड की हाइपोथेसिस. सो इट इज अ मॉडल ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग जिसके अंदर हमारी एक्टिव साइट कंप्लीटली फिट कर लेती है सबस्ट्रेट को. लेकिन इंडियोस्पेट मॉडल में क्या होता है कि जो हमारी एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो कंप्लीटली फिट नहीं करती सबस्ट्रेट में. और लॉक एंड की मॉडल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिव साइट होती है उसका शेप कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द सबस्ट्रेट, एंड इसके अंदर जो हमारी एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है उसका स्पेसिफिक फिक्स्ड शेप होता है जो परफेक्टली मैचेस करता है टू द सबस्ट्रेट. इसके अंदर जो हमारी एक्टिव साइट होती है वो स्टैटिक होती है और रिजिड होती है, मतलब वो कोई चेंज नहीं करती आफ्टर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट. नो कंफर्मेशन चेंज occurs in this model says. And while in induced model the active site of the enzyme is not complementary to the substrate. In this, active site is flexible, it is not straight, and it undergoes conformation change upon binding of substrate to perfectly fit the substrate. In this, in lock and key model is very highly specific. Why? Because only those substrate that matches the active site fit in the enzyme, can fit into the enzyme. And in this it is also specific
but here a variety of related substrate can bind because active site changes shape due to flexibility. Now, अब हम देखते हैं इसके अंदर लॉक इन की मॉडल। हमारे लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम देख रहा आप, ये लॉक इन की मॉडल है। ये एक तरीके से लॉक इन की मॉडल इसी के ऊपर है कि कैसे अगर हम एंजाइम को लॉक की तरह समझे, आप एंजाइम को समझे जैसे लॉक है और की को एज अ सबस्ट्रेट, just like the key that matches the hole of the lock fit into the lock. That's how the substrate that is complementary to the shape of the active enzyme binds to the enzyme and fit into the enzyme active site. As you can see here, no conformation change occurs. The substrate and active site के जो शेप है वो मैच कर रहा है, तो इसमें कोई कंफर्मेशन चेंज की जरूरत नहीं है। इंड्यूस फिट मॉडल, इसको हम हैंड इन ग्लव मॉडल भी बोलते हैं। जस्ट लाइक हमारा जो ग्लव है, ग्लव्स होते हैं, जो हमारे ग्लव्स होते हैं वो हैंड की मतलब हैंड की वजह से मोल्ड हो जाता है। जैसा आपका हाथ होगा वैसे ही ग्लव मोल्ड हो जाएगा। ऐसे हम देखते हैं इधर, लाइक ये एंजाइम है, इसकी जो ये हमारा सबस्ट्रेट है, इन दोनों के स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। एक जब ये बाइंड करता है हमारा सबस्ट्रेट, जैसे हमारा सबस्ट्रेट अप्रोच करेगा एंजाइम को, तो उस तरह कंफर्मेशन चेंजेस अगर होंगे इन द एक्टिव साइट टू ब्रिंग द कैटालिटिक साइट, आप इधर देखते हैं, टू ब्रिंग द कैटालिटिक sites close enough to the substrate, and then products are released. They are like hand in glove. It is also called hand in glove model. Now let's look at the question. Differentiate between holoenzyme and apoenzyme. holoenzyme एक हमारा complete form है एंजाइम की, जिसके अंदर we have apoenzyme, that is the protein part, plus a cofactor. While in apoenzyme we have only protein portion of an enzyme. It has only enzyme. It don't have any cofactor and it is inactive form because it requires a cofactor to become functional. While apoenzyme, as we said, it is a complete active enzyme that is formed by the combination of apoenzyme and cofactor to make an enzyme functional to perform its activity. If you look at the composition, holoenzyme contains protein part and one or more cofactors, that is the non-protein part, while apoenzyme contain only protein part. Apoenzyme are incomplete enzymes. Apoenzymes are incomplete enzymes. They are less complex. They are complete. Holoenzymes are complete and complex enzymes. If you look at examples, DNA polymerase plus magnesium ion is an holoenzyme. That is, it's functional. Hexokinase plus Mg2 plus magnesium ions is a holoenzyme, while hexokinase and DNA polymerase without its cofactor are incomplete and apoenzyme. Another question is to differentiate between prosthetic group and a cofactor. Prosthetic group is again a type of cofactor. They are tightly or covalently linked to the enzyme, while a cofactor can be tightly or loosely bound to the enzyme. The loosely bound ones are coenzymes and tightly bound ones are cofactor. Prosthetic group are organic molecules. They also contain metal ions. For example, heme group in the cytochrome. In the heme group, they have a porphyrin ring and the Fe2 plus ions. They remain attached to the enzyme throughout the enzyme's lifestyle. Enzyme lifetime, not lifestyle. While cofactor includes metal ions like inorganic cofactors and coenzymes. They are the small organic molecules and prosthetic groups also. Cofactor may dissociate after the reaction. Prosthetic groups are difficult to remove. They are removed by denaturing the enzyme when enzyme loses its structure
while some cofactors can be removed without denaturing the enzyme. For example, coenzymes can be removed easily as they are loosely bound. If you look at the example, NAD plus and Mg2 plus along with hexokinase. एक्सप्लेन कॉन्टिन्यूस एंजाइम एसिड। अब कॉन्टिन्यूस एंजाइम एसिड है क्या? ये एक तरीके से एक एंजाइम एसिड का मतलब क्या है? आप इसके अंदर एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर करते हो, जो रिएक्शन आपका रियल टाइम में होता है, मतलब वो रिएक्शन हो रहा है जैसे होना चाहिए, रादर देन आप इसको चेक एंड रिजल्ट चेक नहीं करते, बल्कि आप इसको कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट इसको मॉनिटर करते हो इन रियल टाइम विदाउट स्टॉपिंग द रिएक्शन एट एनी स्पेसिफिक टाइम पॉइंट। ओके, तो अब अगर हम इसमें हमें एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जांपल से एक्सप्लेन करो, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, और अगर नहीं भी मेंशन तो आपको एक एग्जांपल देना चाहिए। इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कन्वर्जन करता है पायरोवेट का इनटू लैक्टेट। अब पायरोवेट कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जब लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी इसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो हम इसके अंदर NADH को यूज करते हैं, और NADH हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपना रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट पास ऑन कर देता है पायरोवेट को, ताकि वो रिड्यूस हो जाए और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब हमें ये पता है कि NADH तो एब्जॉर्ब करता है यूवी लाइट एट 340 नैनोमीटर, लेकिन NAD प्लस एब्जॉर्ब नहीं करता लाइट, NAD प्लस एब्जॉर्ब नहीं करता लाइट। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारा रिएक्शन आगे प्रोग्रेस होगा, LDH अपना एक्टिविटी करेगा, एंजाइम अपना एक्टिविटी करेगा, पायरोवेट को कन्वर्ट करेगा लैक्टेट के अंदर, तो NADH जो है ना वो डिसअपेयर होने लगेगा एज रिएक्शन प्रोग्रेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, NADH डिसअपेयर होने लगे। तो इससे क्या होगा, हमारा डिक्रीज इन एब्जॉर्बेंस होगी, क्योंकि वी नो NADH तो एब्जॉर्ब करता है लेकिन NAD प्लस नहीं, और अगर NADH डिसअपियर हो रहा है तो इसका मतलब वो NAD प्लस में कन्वर्ट हो। डिक्रीज इन एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम इन द रिएक्शन एज अमाउंट ऑफ, जैसे हमारी NADH की अमाउंट चेंज होने लगेगी, कम होने लगेगी, तो NAD प्लस फॉर्म होने लगेगा, क्योंकि पायरोवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। तो वी सी अ डिक्रीज इन एब्जॉर्बेंस। जब हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हेल्प से हम देखेंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हाउ आर रिएक्शन इज प्रोग्रेसिंग, तो हमें एक डिक्रीज मिलेगा। तो ये हेल्प टू ट्रैक LDH एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो हमारा ग्राफ आएगा उसका जो लीनियर पोर्शन होता है, लीनियर पोर्शन जो होता है उससे आप एंजाइम की एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंजाइम एक्टिविटी, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। सबसे पहले वही हम समझेंगे एंजाइम एक्टिविटी, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो एंजाइम एक्टिविटी की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो एंजाइम एक्टिविटी होता क्या है, refers to the rate at which an enzyme converts substrate into the product in a biochemical reaction. It means how fast, या मतलब एंजाइम की एफिशिएंसी पता चलती है इससे। और नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को। वो है टेम्परेचर फर्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, pH, देन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कंसेंट्रेशन, एज वेल एज एक होता है हमारा इनहिबिटर। या आप नेक्स्ट यूनिट में आप देखोगे जब हम इसके PYQ सॉल्व करेंगे सेकेंड यूनिट के, तो इनहिबिटर से कैसे इफेक्ट होता है एंजाइम। अगर हम देखें pH का, तो pH का इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही हमारी, अगर लो pH होगी या हाई pH होगा, तो क्या होगा, हमारा एंजाइम का जो एक्टिव साइट में जो चेन होती है अमाइनो एसिड चेन, एक्टिव साइट में जो अमाइनो एसिड की चेन होती है वो ऑल्टर्ड हो जाती है। वो क्या हो जाती है, ऑल्टर्ड। अगर अमाइनो एसिड की चेन जो एक्टिव साइट में होती है उसकी अगर वो ऑल्टर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है या वो इनइफेक्टिव हो जाता है। सेकेंडली
हर एक एंजाइम की अपनी एक ऑप्टिमम पीएच होती है जहाँ वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, जहाँ वो क्या शो करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। ये होती है ऑप्टिमम पीएच। एक्सप्लेन कर सकते हो पेपर में कि पैप्सिन, वी नो पैप्सिन हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है एंजाइम, वो किस पीएच में काम करेगा, लो पीएच में। अगर हम स्लाइवरियम माइलिस को देखें, ये होता है माउथ के अंदर, तो ये न्यूट्रल पीएच पे काम करेगा। इफ वी लुक एट पैंक्रियाटिक लाइपेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है वो किस पे काम करता है, वो हाई पीएच पे काम करता है ड्यू टू बाइकार्बोनेट जो न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे स्टमक। हम देखते हैं कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है एक्टिविटी, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज से कैसे इफेक्ट। ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। एक हमारा जो एंजाइम होते हैं ना, उनकी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वी नो, जहाँ वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, पहले ये देखते हैं हम। टेम्परेचर क्या करता है, अफेक्ट करता है एंजाइम के एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शंस को, कैसे इन्फ्लुएंस करके, मतलब उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट एट विच रिएक्शन अकर्स, उसको चेंज कर। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट को कोलाइड करना चाहिए। They need to collide. For a reaction to occur, enzyme and substrate must collide. ठीक है। अगर हमारा टेम्परेचर लो है तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जब हमारा लो टेम्परेचर है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है ना फ्रीक्वेंटली कोलाइड नहीं करेंगे। एट लो टेम्परेचर क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो स्लोली मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से एंजाइम और जो सबस्ट्रेट होता है ना उनकी कोलिजन बहुत कम होती है, तो लोअर रिएक्शन में। लेकिन जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आप देखो इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी हो रही है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूव कर रहे हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट मोर कोलाइड हो रहा है, मोर फ्रीक्वेंटली कोलिजन हो रहा है उनके अंदर, तो हायर एंजाइम एक्टिविटी। लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच हो जाता है तो इसके ना हाईएस्ट एक्टिविटी शो करते हैं, क्या करते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिविटी यही शो करते हैं। लेकिन अगर हम इससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है, डीनेचर। नाउ लेट्स सी हाउ एंजाइम कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर आप देखो कि एंजाइम कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगी रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब उससे पहले ना आपके माइंड में ये आएगा कि इट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, कि अगर हम जितना एंजाइम डालेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो इसमें होता क्या है, अगर हम ज्यादा एंजाइम डाल रहे हैं, मतलब मोर एंजाइम्स मीन मोर हेल्पर्स, मोर रेट ऑफ रिएक्शन। आप ये येलो लाइन देख सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे, एंजाइम मॉलिक्यूल्स एक तरीके से अवेलेबल होंगे फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, एक तरीके से रिएक्शन के लिए। यू कैन सी दिस येलो लाइन, straight yellow line passing from the origin. It means directly proportional. But it usually occurs in rarely, एक तरीके से होता ऐसा कभी कभी होता है। एंड मोर ऑफन क्या होता है कि हमारी जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है इसके अंदर भी, क्योंकि एंजाइम खुद तो अकेले काम नहीं करेगा, वो सबस्ट्रेट से बाइंड करके तो प्रोडक्ट बनाएगा, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक तरीके से लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है यहाँ पे। कैसे, देखो अगर हमारे ऑल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड हो जाएंगे तो एंजाइम के पास कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं रहेगा जिससे वो बाइंड करे, तो प्रोडक्ट भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो एंजाइम सबस्ट्रेट से ही तो बाइंड करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक तरीके का प्लेटियो आ जाता है यहाँ हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ पे, जिसकी वजह से हमारा रेट, देखो वही बात कि हमारे एंजाइम की हमारे एंजाइम की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये तो हमें पता है, क्योंकि
ज्यादा एंजाइम ज्यादा हेल्पर, तो जल्दी से बाइंड करके सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना देगा। ये तभी होगा जब हमारे पास सफिशिएंट सबस्ट्रेट की सप्लाई होगी। अगर हमारा सबस्ट्रेट ही कंज्यूम हो जाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स तो प्लेट्यू आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास अच्छी खासी सप्लाई है सबस्ट्रेट की, वो बाइंड कर रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट से, प्रोडक्ट बना रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो एक तरीके से तो जब सफिशिएंट सप्लाई होगी तो हमारा ये वाला येलो लाइन आएगी, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। और जब हमारे सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो जाएंगे तो क्या होगा, प्लेट्यू आ जाएगा। जब हमारी सबस्ट्रेट की जो अमाउंट होगी वो लिमिटेड होगी, अगर हम इंक्रीज भी कर देंगे अपने सबस्ट्रेट को तो एक तरीके से कोई या तो बहुत कम इफेक्ट होगा एक्टिविटी पे, या इफेक्ट होगा ही नहीं हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब हम देखते हैं कि कैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, जब हमारा लो सबस्ट्रेट के लेवल, मतलब जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ लो है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो है, तो इसका मतलब क्या है, सारे एंजाइम मॉलिक्यूल एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सारे एंजाइम मॉलिक्यूल बिजी नहीं है, नॉट ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर बिजी। एज मोर एंड मोर, जिसमें हम सबस्ट्रेट का एडिशन करते जाते हैं, जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारे जो एंजाइम की एक्टिव साइड है वो बिजी होने लगेंगी, एक्टिव साइड बिजी होने लगेंगी विद सबस्ट्रेट, ठीक है। रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा, देखो रिएक्शन रेट इंक्रीज हो रहा है बट इट इज इंक्रीजिंग स्लोली। रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा स्लोली बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। कब तक होगा, सर्टेन पॉइंट तक, देखो यहाँ तक। जैसे ही हमारा जो एंजाइम वो कंज्यूम हो जाएंगे, मतलब सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएंगे एंजाइम की एक्टिव साइट पे, जैसे ही हम सबस्ट्रेट की और कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो एक प्लेट्यू रीजन आ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे एंजाइम जो होता है ना अप टू अ सर्टेन पॉइंट और वी मैक्स रीच हो जाता है। वी मैक्स वो रिएक्शन वेलोसिटी होती है जब हमारे एंजाइम फुली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं विद सबस्ट्रेट। मतलब अगर हम फुली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे विद सबस्ट्रेट, लेकिन अगर हम और एडिशन करेंगे सबस्ट्रेट का तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उस पर, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट ही फिल हो गई। जितने एंजाइम मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे वो सब एक तरीके से ऑक्यूपाइड हो गए, एक फ्लैट रीजन आ गया, यानी प्लेट्यू रीजन इन द ग्राफ। अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फिर हमारा इंक्रीज होता है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखा, इसमें एंजाइम लिमिटिंग फैक्टर हो गया। जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन हमारा दोबारा इंक्रीज हो जाएगा जब हम सो यस दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप मजा आया होगा। कोई मिस्टेक, आई थिंक ग्राफ वगैरह में एक मिस्टेक थी, उसको करेक्ट कर दिया था, तो आपने आई होप देख ली होगी वो मिस्टेक। बाकी कमेंट वगैरह में भी लिख देंगे अगर कोई ज्यादा मिस्टेक हुई। बाकी आई थिंक एक आपको एडिट थोड़ा सा उसमें ग्राफ लगा दिया, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मतलब वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को थोड़ा उनको ऊपर नीचे करना था, वो हो गया, बट बनाने में ये बाकी आगे जो है वो थोड़ा सा करेक्टेड ग्राफ है। इतना तो आप सभी लोगों को कॉमन सेंस से भी पता होगा भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम नहीं होती, तो ये सब आप लोगों को पता होगा भाई, पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं, 12वीं पास में बढ़िया नंबर आए हैं, तभी मतलब बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो बताइए, कुछ भी चीज की जरूरत हो बताइए, फीडबैक दीजिए, कोशिश रहेगी पूरी। पेपर्स भेजिए, जो भी आपके पास है क्वेश्चंस जो सॉल्व करने वो भेजिए। टेलीग्राम पर आपको एकदम एडमिट लेंगे, किसी भी चीज की गाइडेंस हो तो जरूर मुझे मैसेज करिए। बाकी केमिस्ट्री ऑनर्स वाला कोई भी मिल जाए आप उनसे पूछ लीजिए अबाउट डीयू परीक्षा के क्या कंट्रीब्यूशन रहा है केमिस्ट्री ऑनर्स में मेरा। तो मैं जो है केमिस्ट्री ऑनर्स की बना दूं, तो आपकी जो बायोकेमिस्ट्री एक्सपर्ट है वो बायोकेमिस्ट्री की बना रही है, मतलब एक्सपर्ट इन द सेंस टीचर जो बायोकेमिस्ट्री के, शी इज ऑल्सो डूइंग बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, तो बायोकेमिस्ट्री की वीडियो वो बना रही है, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स का हूँ तो केमिस्ट्री की बना रहा हूँ। तो बाकी देखिए आगे भी कोशिश रहेगी लाइफ साइंस में भी और लोगों से जोड़ने की, तो कोशिश करते रहेंगे आपके लिए। और भी जितने दोस्त हैं बस आप ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंचाइए। फीडबैक जरूर दिए, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, फीडबैक जरूर दिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी कोई चीज अपना करियर स्टार्ट कर रहा होता है तो ये होती है कैसे इंप्रूव करें, ऑप्टिमाइज करें, और उसके लिए फीडबैक सबसे ज्यादा जरूरी। तो प्लीज फीडबैक जरूर देते हुए जाइएगा, इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगी आने वाली वीडियोस में। जैसा कि हर चीज को इंप्रूव टाइम के साथ ही होता है, तो ये भी टाइम के साथ ही हमारी
जो बायोकेमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं वो भी बिल्कुल टाइम के साथ इंप्रूव होती हुई नजर आएंगे, जैसा कि केमिस्ट्री ऑनर्स वालों ने मेरे कंटेंट में भी देखा हो। तो बिल्कुल नेक्स्ट सेमेस्टर तक जुड़े रहेंगे, डिमांड करिए क्या आपके लिए और कर सकते हैं, बिल्कुल हाजिर करेंगे आपकी खिदमत में वो सारी चीजें। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।